ठीक है। शिवम गेट बंद कर लो, हवा नहीं आएगी। सेल किसे कहते हैं? तो मैंने परिभाषा लिखाई थी, दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना उपकरण सेल कहलाता है। ठीक है बेटा, दो इलेक्ट्रोड से बना उपकरण सेल कहलाता है। यहां मैं परिभाषा का मुख्य बिंदु लिखूंगा और शॉर्ट पॉइंट लिखूंगा उसके, ठीक है ना। पूरा लॉन्ग में नहीं लिखेंगे, केवल शॉर्ट में जो परिभाषा का मुख्य पॉइंट है उसे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना उपकरण सेल कहलाता है। बेटा सेल दो प्रकार का होता है। तो सेल के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो सेल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसमें पहला है विद्युत अपघटनीय सेल, और बच्चों दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है ना। तो सेल के वर्गीकरण में सेल को दो भागों में बांटा गया, विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनीय सेल किसे कहते हैं? जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, पंखे के कंडेंसर के अंदर NaCl का पेस्ट भरा होता है, जो विद्युत अपघटनीय सेल का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? तो इसकी ठीक विपरीत परिभाषा कह दीजिए कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें करता है बच्चों? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका जैसे डेनियल सेल हो गया। ठीक है। दूसरा उदाहरण इसका एक गैल्वेनिक सेल हो गया। तो अब आप ये मत समझना कि डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों अलग अलग हैं, एक ही बात है। डेनियल सेल का ही नाम गैल्वेनिक सेल है और इसी का नाम है वोल्टा सेल या वोल्टीय सेल। ठीक है ना। जो इन सबको हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हमें यहाँ पे विद्युत अपघटनीय सेल में एग्जाम्पल जो देना है वो NaCl का देना है। जब NaCl का एग्जाम्पल दे देंगे फिर आपको उसमें डेनियल सेल का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझाएंगे। ठीक है। तो बेटा NaCl का उदाहरण देना है तो NaCl में हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी को भेजा। जब हमने धारा को प्रवाहित किया तो यहाँ से Na पॉजिटिव हो गया प्लस Cl नेगेटिव हो गया। ठीक है। सिंबल इलेक्ट्रिसिटी का I है तो इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल में I व्यक्त कर दिया। ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है ये हमारा एनोड है और ये कैथोड है। बच्चों ये क्रिया किस पर करेगा? तो बात आई, बोले विपरीत क्रिया करेगा। ये क्रिया करेगा एक कैथोड, यानी कैथोड पर करेगा, क्योंकि है एनोड तो कैथोड पर क्रिया करेगा। और ये करेगा एक एनोड, किस पर करेगा? एक एनोड करेगा। क्यों? कैथोड है तो एनोड पर क्रिया करेगा। ठीक है। अब बच्चों इसमें हम सबसे पहले इनमें से क्या करते हैं? पहले एनोड पर क्रिया शुरू होती है। हमेशा क्रिया जो शुरू होती है वो एनोड सिरे से शुरू होती है। तो Cl लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, Cl बचेगा। होने वाली क्रिया इसमें किसकी हो गई? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है ना। ठीक है, ऑक्सीकरण हो गया। क्लोरीन यहां से फिर हमने लिया, एक और क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन ने मिलकर क्या बनाया? Cl2 बना लिया। इसका मतलब है कि जो क्लोरीन गैस है क्या है? क्योंकि Cl2 लिख दिया गया, इसका मतलब क्लोरीन एक गैस है और ये क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर जाके मुक्त हो गई। ठीक है ना। अब इसने बच्चों जो ये इलेक्ट्रॉन निकाला है ये वाला,
तो इलेक्ट्रॉन ऐसे तो भटकेगा नहीं, कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला चाहिए चाहिए। तो अब यहां पर क्रिया जो होगी वो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पर होगी जिसका नाम है कैथोड। कर देंगे ऐड कैथोड। यहां से हमने ले लिया Na पॉजिटिव। इस Na पॉजिटिव ने जो यही इलेक्ट्रॉन इसने निकाला था क्लोरीन ने, वो सोडियम ने ग्रहण कर लिया। जब सोडियम आयन ने ग्रहण कर लिया तो इससे हमें Na धातु बच गया। होने वाली क्रिया किसकी हो गई? रिडक्शन की होगी, ठीक है। Na और Na से मिलकर क्या बन गया? तो ये बन गया 2Na, ठीक है ना। इसका मतलब है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये सॉलिड है, और सोडियम एक मेटल्स होता है, तो सोडियम धातु जो है वो किस पर मुक्त हो गई जाती? किस पर मुक्त हो गई? सोडियम धातु आपकी कैथोड पर जाके मुक्त हो गई, ठीक है। यानी ठोस के रूप में सोडियम धातु कैथोड पर मुक्त हो गई। बात समझ में आ गई ना आपको? ये आपका जो सेल काम कर रहा है, विद्युत अपघटनी सेल काम कर रहा है, जो अभिक्रिया द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है, बताया गया है कि ये सेल किस तरीके से काम कर रहा है। क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये सेल किस तरीके से काम कर रहा है? तो इसमें अभिक्रिया के द्वारा ये स्थापित किया गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के कैथोड की ओर स्थापित होते हुए चले जाते हैं। जैसे जैसे एनोड पर इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि जैसे अगर पंखे का कंडेंसर है तो वो वीक होता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होती हुई चली जाएगी। क्लियर हो गया ना? इस तरीके से, क्योंकि इसमें हम विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं रासायनिक ऊर्जा में, जिसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्लियर हो गया सबको? इसमें किसी कोई समस्या? ठीक। अब हम दूसरी बात करते हैं बच्चों विद्युत रासायनिक सेल की। विद्युत रासायनिक सेल का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, और अगर भले ही ये ना आए लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तो कई बार आया है, ठीक है ना, जिसका नाम है डेनियल सेल। क्या नाम है? डेनियल सेल, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे मैं इसे साफ कर रहा हूं कि डेनियल सेल कैसे काम करे, ठीक है। डेनियल सेल, जब आपसे पूछा जाएगा डेनियल सेल किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है, जिसका कार्य रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना है, ठीक है ना। रासायनिक ऊर्जा के रूप में यांत्रिक ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, या प्रकाश ऊर्जा हो गई, ठीक है। किसी भी ध्वनि ऊर्जा हो गई, कोई भी ऊर्जा सही, उसका परिवर्तन सिर्फ रासायनिक ऊर्जा में जो कर देता, सॉरी विद्युत ऊर्जा में जो कर देता है, उसी को हम डेनियल सेल कह देते हैं। क्लियर हो गया ना? सूर्य प्लेट जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है ना, तो वो भी इसी का उदाहरण है। ऐसे इन्वर्टर हो गया जो विद्युत ऊर्जा का ही परिवर्तन, एसी करंट को डीसी में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है ना, तो वो भी इसी का उदाहरण हो गया। बात आई समझ में? तो इस तरीके से बच्चों इसमें हम क्या किया, डायनामो बता देंगे, जैसे ट्रैक्टर में डायनामो लगाया जाता था, ठीक है। तो ट्रैक्टर क्या है, अपनी धुरी पर जो है यांत्रिक ऊर्जा में चलता था, गतिज ऊर्जा में रहता था, उस गतिज ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में हो रहा है, तो वो सभी एक डेनियल सेल के उदाहरण है, ठीक है ना। अब सेल ये काम कैसे करता है, हम इस स्थिति पर ध्यान देंगे। तो डेनियल सेल के लिए बच्चों क्या करना है, डेनियल सेल के लिए हमें ये याद रखना है कि कौन कौन सी छड़ें लेनी है। डेनियल सेल के लिए हमें ये याद रखना है कि जो हम छड़ ले रहे हैं उसमें छड़ों को किस तरफ रखना है, और ये तो आपने इलेक्ट्रोड में पढ़ाई है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है, यही क्रिया इलेक्ट्रोड की है, तो जिसकी छड़ लेंगे उसी का विलयन लेंगे, ठीक है। इस बात पर भी हमें ध्यान देना है। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, दो छड़ें लेनी है। एक तो छड़ लेनी है कॉपर की, किसकी लेनी है, कॉपर, और एक छड़ लेनी है जिंक। प्रश्न ये है इन्हीं दो छड़ों का प्रयोग क्यों करेंगे, उसका कारण ये है कि दोनों छड़ों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता में या मानक इलेक्ट्रोड विभव में काफी अंतर है।
अंतर होने से क्या होगा कि इसमें जो परिवर्तन की जो घटना होगी वो हमें अच्छे से समझ में आ सकेगी, उसमें अच्छे से हम उसे क्लियर कर सकेंगे, ठीक है ना, या समझा सकेंगे या समझ सकेंगे, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों छड़ों का प्रयोग करते हैं। दूसरा यह है कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और याद कराया था कि डेनियल सेल को लेने के लिए मान लीजिए कि एक शब्द का प्रयोग करना है, लोन। डेनियल सेल को खरीदने के लिए क्या किया आपने? लोन, ठीक है ना। अब हमने L इक्वल टू क्या होता है, यानी कि बाएं, O इक्वल टू ऑक्सीडेशन, A इक्वल टू NO और N इक्वल टू नेगेटिव। क्लियर हो गया ना। इस तरीके से लोन कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे याद रखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग टू हमें पूरा सेल काम करेगा, ठीक है ना। कैसे करेगा, इसी प्रोसेस पर। तो हमें ये याद रखना है कि बेटा जो लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड में क्रिया ऑक्सीडेशन की होगी, ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, उस पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनोड होगा, और जिस पर आवेश नेगेटिव होगा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन ये सेल विपरीत आवेश पर काम करता है। इसके अंदर जो नेगेटिव आवेश होता है वो एनोड होता है। क्या होता है? एनोड, ठीक है ना। अब देखिए कैसे काम करेंगे इसमें। तो बेटा हमने क्या किया, कोई भी हमने दो इलेक्ट्रॉनों के लिए एक बीकर ये ले लिया, एक दूसरा बीकर ले लिया, ठीक है ना, दोनों बीकर ले लिए। इस बीकर के अंदर मैंने विलयन भर लिया, इसमें भी हमने विलयन भर लिया, विलयन भरने के बाद बच्चों में इसमें एक छड़ डाल दी, इस तरीके से एक छड़ ये, एक छड़ हमने इसमें डाल दी। अब हमारा प्रश्न ये है कि इन दोनों बीकरों के अंदर जो छड़ डली हुई है, बातें नहीं करो, इन दोनों बीकरों के अंदर जो छड़ डली हुई है वो छड़ काय की है, और दूसरा ये है कि इन दोनों बीकरों में छड़ काय की है और विलयन काय का भरा हुआ है, ठीक है ना। इन दो प्रश्नों पे हम यहाँ पर टिके हुए हैं। तो मैंने बताया था कि हमें दो धातुएं लेनी है, एक जिंक लेनी है और एक कॉपर वाली, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इन दोनों छड़ों को इसे एक तार के द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया। क्या कर दिया बच्चों, एक तार के द्वारा इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया, ठीक है ना। जोड़ने के बाद में क्या किया गया, जैसे हमने इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में अब हमने यहाँ पे ये निश्चित किया कि कौन सा हमारा एनोड है और कौन सा हमारा कैथोड, ठीक है। तो देखिए बायां और दायां इन दो सिरों पर यहाँ पर डिपेंड करेगा, किस तरफ है बायां, किस तरफ है दायां, ठीक है ना। तो बच्चों हम जहां से बोर्ड पर लिखना शुरू करते हैं ना, बाईं ओर से लिखना शुरू करते हैं दाईं ओर की तरफ। इधर से किधर करते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सिरा हमारा बायां है, ये क्या है यहाँ पे बायां सिरा है, बायां है तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्लियर हो गया। एनोड रहेगा तो आवेश कैसा रहेगा, नेगेटिव, कैसा रहेगा, नेगेटिव। दूसरा इधर क्या रहेगा, कैथोड, आवेश कैसा हो गया, पॉजिटिव। होने वाली क्रिया इसकी काय की हो गई, ऑक्सीडेशन। यहां काय की क्रिया हो गई, बोले रिडक्शन। एक तरफ हो गया ऑक्सीडेशन और एक तरफ हो गया रिडक्शन। क्लियर हुआ। अब प्रश्न ये है, अभी तक ये निश्चय नहीं है कौन सी छड़ काय की है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं याद करने की। यहाँ पे कॉपर है सी के साथ सी मिला के चलिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे, यानी कि ये छड़ हमारी कॉपर की है। किसकी है, कॉपर की ये छड़ है, तो विलयन काय का हो जाएगा, CuSO4 का ये विलयन। क्लियर हो गया ना।
तो CuSO4 का ये हो गया आपका विलयन। उसके बाद में ये वाली हमारी छड़ काय की हो गई, जिंक की छड़ हो गई तो विलयन काय का हो गया, ZnSO4 का ये हो गया आपका विलयन। हो गया ना इस तरीके से। मैंने क्या किया, इन दोनों बीकरों के बीच में क्या लगा रहे हैं, एक लवण सेतु लगा। ये इसमें लवण सेतु लगा दिया और लवण सेतु के इधर क्या भर दिया, ये एक जेल भर दिया जिसका नाम है अगर ठीक है, अगर जेल भरा हुआ है और लवण सेतु है K2SO। क्या है, K2SO, ठीक है ना। जो हमने ये तार जो लगाया था ना, इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या था, क्यों लगाया था गैल्वेनोमीटर, धारा की दिशा को व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी कैसे पता चलेगी किस तरफ से किस तरफ जा रही है, अभी मैं यहां से लेकर यहां तक एक तार डाल दूं, ठीक है, फिर आप उसमें कैसे निश्चित करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरफ से और किस ओर जा रही है। तो उसमें गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन बता देगी कि इलेक्ट्रिसिटी की दिशा क्या है। बात आई समझ में आपको। तो इसलिए हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, लेकिन इस गैल्वेनोमीटर में मैंने अभी कोई भी यहाँ पे डायरेक्शन व्यक्त नहीं की। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रवाह आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इस तरीके से लग गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमारा पूरा उपकरण व्यवस्थित हो गया डेनियल सेल का, ठीक है ना। जब ये व्यवस्थित हो गया, व्यवस्थित होने के बाद बच्चों क्या करेंगे कि जो हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव लिया है वो सब में कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें भी कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी भेजी, तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन इन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होती है। कैसी होती है, अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना उसके ठीक विपरीत इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी के ठीक विपरीत इलेक्ट्रॉन होंगे। बात आई समझ में। तो इसमें हमने ये देखा कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों में से ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, जिंक है या कॉपर है। जिंक ज्यादा क्रियाशील है, आपने ये पहले पीछे से पढ़ा है टॉपिक में, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर ये बात आपको पढ़ाई गई है ईसीएस में कि कौन सी ज्यादा क्रियाशील है। जिंक ज्यादा क्रियाशील है तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, जिंक से निकलेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने अंदर पहले से याद रखना है। तो जब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। और वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी से अगर डायरेक्टली हम यहाँ पे समझना चाहें तो ऐसे रख लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की होती है। पढ़ा है ना आपने, ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर नहीं, यहां से इलेक्ट्रिसिटी निकली तो गैल्वेनोमीटर अपनी इस तरह की दिशा को बताएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इधर को जाती है। बात आई समझ। या तो इस वाले कॉन्सेप्ट से रख लीजिए या ऐसे याद रख लीजिए कि ज्यादा क्रियाशील धातु से कम क्रियाशील धातु की ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके विपरीत इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर आई तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, उत्सर्जन होना शुरू हो गया। और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो शुरू हुआ वो इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी तरफ चलना शुरू हुए, कॉपर की ओर। जब कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन आए तो इधर कॉपर की छड़ है। अब हमें यहां पर एक मूवमेंट ये दिखा कि बेटा जो जिंक की जो छड़ है वो जिंक की छड़ धीरे 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 करके कैसी होती चली गई, धीरे धीरे पतली होती चली गई। कैसी होती चली गई, जिंक की छड़ धीरे धीरे पतली होती चली गई। क्यों, क्योंकि जितना विलयन में डूबी हुई छड़ है ना वही पतली होगी। और कॉपर की जो छड़ है वो कैसी हुई, इलेक्ट्रॉन यहां जमा होते रहेंगे ना, जब यहां पे जमा होते रहेंगे तो ये वाली छड़ जो है वो मोटी होती चलेगी, ठीक है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ही निकलते चले गए तो ये छड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जैसे ये छड़ समाप्त हो जाएगी तो ये सेल काम करना बंद कर देगा। ये सेल लगातार काम करता रहे, तो लगातार काम करने के लिए क्या किया हमने, इन दोनों के बीच में एक लवण सेतु लगाया जिसका नाम था K2SO, पोटेशियम सल्फेट का एक लवण सेतु लगाया।
ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे थे तो यहां पर Zn डबल पॉजिटिव ज्यादा बढ़ रहे थे, Zn डबल पॉजिटिव की सांद्रता इसमें बढ़ रही थी ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है ऋणात्मक है, जब यहां तक आए तो इधर क्या बढ़ रहा है,